हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी ये उत्तराखंड जीके जो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ। और जब तक हमारी ये बुक पूरी नहीं होती तब तक मैं लगातार इसे सीरीज़ लाऊंगा। इसमें अब कम ही सीरीज़ बची है क्वेश्चंस की। तो जो आज की सीरीज़ रहेगी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी बिल्कुल तैयारी पे बने रहें, क्योंकि ऐसा ना सोचे कि वैकेंसी कब आएगी वो तब तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आप तब तैयारी करेंगे तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो तैयारी आपको काफ़ी टाइम पहले से करनी पड़ेगी। अगर आपको उत्तराखंड में कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 3 या 4 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में जो है आने वाली भर्तियों का सिलसिला है। जैसे आपने देखा कि लोअर पीसीएस का भी अध्याचन आयोग के पास पहुंचने वाला है। कुछ विभागों द्वारा रिक्तियां नहीं दी गई हैं, जिसके कारण अभी तक अध्याचन नहीं पहुंचा है आयोग के पास। तो जल्द ही आपको लोअर पीसीएस के पदों पे भी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड आएगा 30 से 40 नंबर का। तो उत्तराखंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो को ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा होता है आपका धान होती है, उसके बाद है गेहूं, उसके बाद है मंडवा, उसके बाद है पड़ती। देखिए, धान, गेहूं, मंडवा, पड़ती। तो याद रखेंगे आप, वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है धान, गेहूं, मंडवा, पड़ती। ठीक है। और आप मुझे बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को मोटी अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था? और 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएन द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आप। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा की पीएच मान कितना है? देखिए दोस्तों, पीएच मान पूछा गया है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश जो मृदा है, तो इसका पीएच मान है आपका 5, 5.5, 6 और 6.5 के मध्य है इसका पीएच मान। आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वीडियो का, गढ़वाल के इतिहास में सबसे दुखद वर्ष किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, गढ़वाल के इतिहास में सबसे दुखद वर्ष माना जाता है 1803 ईस्वी को माना जाता है। इसी समय गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक अजयपाल का जो महल होता है आपका, ये बह जाता है श्रीनगर गढ़वाल में। तो काफ़ी विनाश होता है गढ़वाल में, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए गोरखा यहाँ पे अटैक कर देते हैं और संपूर्ण गढ़वाल पे गोरखा उसके बाद क्या कर देते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं। 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। और गढ़वाल के इतिहास का सबसे दुखद वर्ष माना जाता है 1803 को। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आ गया है, ढांकर क्या है? देखिए दोस्तों, ढांकर एक होता था सामान खरीदने के लिए आज़ादी से पूर्व दुगड्डा जाना या कोटद्वार जाना, दोस्तों ढांकर कहलाता था। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, जरूर आप इसको एक बार पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम के दिन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बागेश्वर के समीप थैलीपाटन में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, थैलीपाटन में पाए जाते हैं आपके तांबे के भंडार हैं थैलीपाटन में। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है, इनको कहा जाता है पानू खोलिया जी को, लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरकी। अगर इस क्वेश्चन में कोई गलती होती है छठवें क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं किताब के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ इसको। जो इस बुक में दिया हुआ है इसका चौथा आंसर सही दिया हुआ है। कुछ हो सकता है बुक में कुछ गलतियां हो, तो आप जिस क्वेश्चन पे गलती दिखती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें मुझे। सातवां क्वेश्चन है, साहित्य का ज्ञानपीठ पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति थे गोसैया सिंह, जिनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रकृति के चितेरे सुकुमार कवि कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ है गुसैया से प्राचीन का बचपन का नाम था। जन्म होता है इनका अल्मोड़ा में, और इन्हें ही साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 में मिलता है, चिदम्बरा के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पंत जी काफ़ी फेमस व्यक्ति है, उत्तराखंड के राइटर हैं। आठवां क्वेश्चन है,
8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानसरोवर जाने वाले यात्री किस नदी से होकर गुजरते हैं? तो ये गुजरते हैं काला पानी नामक नदी से। इम्पोर्टेंट है। और आप बताएंगे मानसरोवर किस जगह पड़ता है, किस जगह लोकेटेड है मानसरोवर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद 9वां है, योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कब अनुमति दी थी? देखिए दोस्तों, ये अनुमति दी गई थी 1972 में योजना आयोग, लेकिन अब दोस्तों योजना आयोग हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठन होता है। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। तो योजना आयोग अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उस टाइम योजना आयोग था। तो 1972 में टिहरी डैम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? देखिए दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है आपका रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी आपकी आ रही चौराबाड़ी ग्लेशियर से, और ये अलकनंदा में मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। सभी लोग याद रखेंगे इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आपके सर पे आने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी को स्किप ना करें, तैयारी करते रहें। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, समता नामक पत्र की स्थापना कब हुई थी? समता नामक पत्र, तो दोस्तों समता नामक पत्र की स्थापना होती है 1935 ईस्वी में। याद रखते हुए चलेंगे। 11वें का सही आंसर है ए, समता नामक पत्र 1935 में निकाला जाता है। उसके बाद आएंगे 12वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना महादेवी वर्मा ने कब की थी? देखिए दोस्तों, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना होती है 15 सितंबर 1902 को। याद रखते हुए चलेंगे। और महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी, ज़रूर बताइए आप, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है सवाल है मुझे। उसके बाद 13वां है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो मुजफ्फरनगर कांड होता है 1994 में। तो इसमें जो लोग मारे गए थे दोषी अफसरों के खिलाफ, जो एक समिति गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन सी समिति गठित की गई थी? ये थी दोस्तों नेगी समिति। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों को खिलाफ कार्यवाही के लिए नेगी समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना होती है 1952 में। इम्पोर्टेंट है, सैनिक छावनी 1952 में रुड़की में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां दोस्तों, अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर में सर्वप्रथम अंग्रेज डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कब लगवाया था? देखिए, लक्ष्मीश्वर में लगाया गया था चाय का बगीचा। ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा लगाया गया था? डॉक्टर फॉकनर द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में 1835 ईस्वी में ये लगाया गया था। आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को, पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, इचारी बांध कितने मीटर ऊंचा है जो टोंस नदी पर बना है? देखिए दोस्तों, इचारी बांध सबसे पहले पूछा जाता है किस नदी पे है, तो सभी याद रखेंगे इचारी बांध टोंस नदी पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता है। 60 मीटर जो इसकी हाइट है, और ये टोंस नदी पर बना हुआ है इचारी डैम। उसके बाद दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? देखिए, पंत जी को जैसे मैंने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड के पहले साहित्यकार थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उनकी किस कृति के लिए उनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में, ये भी याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के थे प्रख्यात वैज्ञानिक, तो रोनाल्ड रॉस, इनका जन्म होता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मलेरिया वैक्सीन बनाई थी, कई बार पूछा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? देखिए दोस्तों, कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर के संगम पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे, बार बार पूछा जाता है। और आज की वीडियो का 20वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सीरीज में, 20 क्वेश्चन पूरे हुए, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।